नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अनुपमा सिंह लोधी जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं बीजेपी की और ओबीसी की सह प्रभारी हैं दिल्ली की, और उनसे आज बात करेंगे। मैडम, आपका आपकी आवाज़ में स्वागत है। नमस्ते आप सब। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आप? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। फिर टीकमगढ़, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता रहा वहाँ इस तरह शिक्षा चलती रही। जी मैम, कहाँ जे आपने लास्ट शिक्षा एलएलबी किया है? लास्ट शिक्षा कहाँ से? ये भोपाल से हुई। भोपाल से। और आपकी समाज सेवा करने का कहाँ से शुरुआत हुई? समाज सेवा, समाज सेवा करने का मतलब समाज सेवा क्या होती है, ये मैंने जब मैं टीकमगढ़ में थी 6th-7th क्लास में जी, तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो शाम को कॉलेज से आने के बाद गांव चले जाते थे 3-4 लोगों के साथ। तो एक बार मैंने पूछा आप कहाँ जाते हैं, साइकिल लेके वो जाते थे, तो बोले मैं गांव में जाके बच्चों को समझाता हूँ कि उनको पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उनकी कोशिश से वो फिर आगे पढ़े। तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी ऐसा होता है। तो इस तरह की बात जब वो करते थे कि समाज सेवा में ये करना है, ये करना है, तो मुझे समझ में आया कि समाज सेवा ऐसे होती है। तो वो चलता रहा धीरे धीरे। फादर से मतलब सीखा? फादर से ही सीखा है मैंने। धीरे धीरे चलता रहा। फिर मैं बड़ी हुई, कॉलेज वगैरह, मतलब एक ऐसी कोई कहानी जो संघर्ष की, जो हमेशा आपको याद रहती है, जो कि समाज सेवा करते करते जो आप हमेशा आपको एक नई चीज़ ऊर्जा देती है? हाँ, एक कहानी है। जब मैं इसमें मतलब इस फील्ड में आई थी, समाज सेवा और राजनीति दोनों एक साथ कहेंगे इसको। तो उस समय मैं कहीं गई थी, नागपुर में मैं गई थी, मेरे हस्बैंड भी थे। तो वो देख रहे थे कि जो युवक युवती परिचय सम्मेलन था, समाज का ही था, तो उसमें जो बच्चे आ रहे थे वो अपना कई जो बच्चे थे वो अपना नाम बताने में झिझक रहे थे, अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। तब मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो हमारे समाज का युवा है उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहां वो अपने आप को एटलीस्ट बता तो सके, अपना परिचय तो दे सके। क्योंकि परिचय सम्मेलन में भी आप परिचय नहीं दे पा रहे, तो फिर कैसा परिचय सम्मेलन हुआ। तब हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था और उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया था राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन, जिसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं। जिसकी मैं राष्ट्रीय कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजिका रही हूँ। वो उस तरह से मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया था 2015 में। उसमें सारे पूरे फर्स्ट टाइम हमने उसको मीडिया से भी जोड़ा जी। मतलब उसका प्रचार मीडिया के थ्रू किया, सोशल मीडिया के थ्रू किया, और उसका इतना विरोध हुआ, जो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग थे, इतना कि अरे ये क्या बच्चों का प्रोग्राम कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है। इस तरह से बहुत सारे क्रिटिसाइज जो बड़े बड़े लोगों ने किए, पर हमें लगा नहीं, ये युवाओं को इंटरेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है समाज से। वो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसका लोगों ने क्यों विरोध किया? ऐसा क्या कारण रहा था? विरोध तो देखिए, कई बार लोग राजनीतिक विरोध भी करते हैं कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आदमी को, उसका मेन विरोध ये था कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, बच्चों को किस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उस कार्यक्रम में हमने कोई मुख्य अतिथि नहीं रखा था, तो असली विरोध तो वही हो गया कि मुख्य अतिथि नहीं है और इतना बड़ा कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वही कि आप किसको बुला रहे हैं। मैंने कहा किसी को नहीं बुला रहे, सारे लोगों को बुलाएंगे, पर मंच हम अपने युवाओं को देंगे। ये एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचा, वो जो आपने वो आज भी चल रहा है। प्रत्येक जून के दूसरे रविवार को अभी हमने 11वां सम्मेलन किया था। किस जगह किया था? ये फरीदाबाद। अच्छा, हरियाणा में? हरियाणा, वो हर स्टेट में करते हैं अलग अलग। इस तरह अभी कौन है उसका अध्यक्ष? अभी भी संयोजक का तो मैं ही हूँ। अच्छा। और बाकी अब पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उसको फिर एक 4-5 साल बाद हमने एक महासभा भी उसकी बना दी, जो एक संगठन बन गया।
तो वो संगठन के तौर पे काम करता है, पर ये सम्मेलन चलता रहता है। ये तो हुई सामाजिक जीवन के बारे में। आपकी राजनीति में कैसे आने का एक राजनीति में तो मतलब बाई चांस ही आई हूँ, चांस इन द सेंस समाज सेवा के थ्रू ही आई जी हूँ। जी। जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर थे, जहाँ वो बहुत ज़्यादा समाज सेवा करते थे, एक कार्यक्रम में मैं गई थी तो उन लोगों ने फोर्स किया, अरे आप आ जाओ, तो मैं थोड़ा टालती रही, नहीं, क्योंकि बच्चे भी उस समय मेरे पढ़ रहे थे। फिर अचानक से मतलब पता नहीं उन्होंने ही वो पॉलिटिक्स में मुझे घसीट लिया और मैं कब उसमें चली गई। कुछ अच्छे लोगों का आना भी जरूरी है मैडम, तो बस राजनीति में। मैं वहाँ से फिर राजनीति की शुरुआत भी मेरी हुई। अभी आप दिल्ली की ओबीसी मोर्चे की संयोजक प्रभारी भी हैं। इसमें अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी मोर्चा कैसे काम कर रहा है दिल्ली प्रदेश में? देखिए, ओबीसी मोर्चे ने तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें इतना काम किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया कि सातों की सातों सीटें हम लोगों ने और जीती एक हैं, अच्छे मार्जिन से भी है, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती हैं। तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी मोर्चा की भूमिका और भी बड़ी होगी और बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मैडम, आपने काफ़ी 1-2 दशक तक आपने राजनीति की है। मैं एक सवाल रहेगा दर्शकों के लिए और आपके लिए कि जैसे आज की राजनीति में और पिछले 10 साल पुरानी राजनीति में क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? आज की राजनीति और पिछले 10 साल की राजनीति में बहुत अंतर यही है कि आज लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, सोशल मीडिया का सहारा है। उनको वो बातें भी पता चल जाती थी जो पहले बहुत देर में पता चलती थी। इसके फायदे भी हुए हैं, थोड़ा नुकसान भी हुआ है, पर फायदे ज़्यादा हुए हैं। और आज की राजनीति हमें ज़्यादा सजग लोगों के साथ करनी पड़ रही है। अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलता, काम करके भी दिखाना होता है। तो ये अच्छा टारगेट हुआ है और अच्छी काम हुए हैं। मैडम, एक लोग आजकल गाँव में एक कहावत बहुत चलती है, जैसे नेताओं से होशियार वोटर हो गया है। सुनने को तो लोग बड़ा चेक कर करके वो मतलब वोटर बहुत होशियार हो गया है। नहीं, देखिए, वोटर होशियार नहीं कहेंगे, जागरूक हो गया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी घटना है कि मैं कहीं गई थी जी। तो वो गांव था, तो बोले, उन्होंने एकदम ऐसे अचानक, गांव के लोग थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, ये उनका मतलब था यूनिक सिविल कोड कब आएगा? आपकी सरकार 2 बार फुल उसमें रही है, तो उनका क्वेश्चन सीधे ही था कि फिर ये क्यों नहीं आया? मतलब ये यूनिक सिविल कोड उन लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखता था, पर उसके बारे में उन्होंने पूछा और जिस तरह के सवाल किए कि आप तो अभी ला सकते थे, फिर क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब वो जागरूक आप लोग ले आए उत्तराखंड में। अभी देखने को मिला कि देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसमें यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी लागू हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो और मैडम, जैसे अभी लास्ट टाइम अभी आपका लोकसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा और काफ़ी सुना था कि आपने जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस टाइम ही आपने कहा कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जब देश के तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली, आपको उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था, कैसा लग रहा था? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। इस खुशी की कोई सीमा नहीं, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना किसी देश का, वो भी भारत जैसे बृहद संस्कार, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, उसमें तीसरी बार आना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। इस बार मैडम अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, काफ़ी 500 साल एक संघर्ष के बाद राम मंदिर, ऐसा आपको क्या लग रहा है? जैसे इस बार राम मंदिर बन के मोदी सरकार ने कहा जाता है, तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, ये तो हमारे बुजुर्गों के, हम सबके सपने थे, बिल्कुल मेरा भी सपना था कि भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे वो आराध्य रहे हैं। और वो आराध्य ऐसे नहीं है कि तुरंत आज ही आ गए। कितने लोग हैं हमारे बाबा दादा, वो राम मंदिर बनने के लिए, देखने के लिए संघर्ष करते रहे। कभी वहाँ अयोध्या जाते थे तो आंखों में आंसू होते थे कि देखो भगवान को टेंट में बिठा रखा है। तो ये भावनाएं तो जुड़ी थी, और जब वो बन गया तो जिस दिन उसका वो हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं हो। मैम, आप पूरे देश में घूमती हो, उत्तर प्रदेश में आपकी गृह जनपद है, गृह राज्य है, ऐसे क्या मुद्दे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो यूपी के, आप हर गांव, हर शहर में जाती हो, लोकल मुद्दे क्या रहते हैं यूपी के?
यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर ही था, जी जी। प्रशासन भी था। और मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद भी दूंगी, उनका अभिनंदन भी करूंगी कि वह चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको संभाला है। और आज इतना अंतर है, जब मैं 2017 में यूपी जाती थी तो मुझे ये कहा जाता था आप 6 बजे के पहले घर आ जाओगे, जी। और आज ये है कि हम 12, 1, 2 बजे भी आराम से जा सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? एक और सवाल रहेगा मेरा, जैसे हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति का हाथ जरूर होता है, आप उसको किसको मानते हो, क्योंकि आपके संघर्ष में हमेशा आपसे कंधा मिला मिला के साथ चला है? मेरे संघर्ष में मतलब जो आने वाला मोटिवेशन है वो मेरे फादर से रहा जी और जो राजनीतिक सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड से रहा। मेरे इन-लॉज ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जी। उन्होंने कभी मुझे इस तरह के बाउंडेशन में नहीं रखा कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का कोई सपोर्ट ही किया हमेशा। तो मेरे सभी का योगदान है। एक महिला होने में बहुत बड़ी बात होती है कि सब चीज़ बैलेंस करना, पूरे देश में घूमना, परिवार को, बच्चों को रखना, कैसे बैलेंस कर पाते हो आप? सभी के सहयोग से। बिना सभी के सहयोग से ये बैलेंस हो नहीं सकता था। बिना सहयोग। मेरे परिवार के लोगों ने, बच्चों ने, मतलब जब उनको एक्चुअली मेरी ज़रूरत होती थी तब वो अपने आप को ये ना दिखाते हुए कि उनको ज़रूरत है और वो कहते थे नहीं नहीं आप चले जाओ मम्मी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैम एक और हमारे दर्शकों को लास्ट मैसेज देना चाहते हो तो आप एक बार? दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि जो समाज है पूरे भारतवर्ष का, आप सारी चीज़ों को देखते हुए एक कोई ऐसा काम जरूर करे। कोई हर व्यक्ति को एक ऐसा टारगेट जरूर लेना चाहिए जो उसके समाज को या उसके देश को या किसी महिला को, मतलब किसी भी फील्ड में आप अपना एक लक्ष्य जरूर बनाएं जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो। और अगर प्रत्येक व्यक्ति, आप उसको पर्यावरण से भी ले सकते हैं, पेड़ों से भी ले सकते हैं, मतलब हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके तो हमें इस दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाना चाहिए जिससे हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को उससे बहुत लाभ हो। धन्यवाद मैडम, आपकी आवाज़। धन्यवाद आप सबका भी। आप देख रहे थे आपकी आवाज़, ये थी हमारे साथ अनुपमा लोधी जी जिनने अपने पूरे जीवन की संघर्ष की कहानी बताया। धन्यवाद।